नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का GLCIS में। मैं गुरुजी। आइए बिना किसी वार्ता के सीधा शुरू करते हैं अपन प्राचीन भारत का इतिहास, जो आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान से रूप से उपयोगी रहेगा। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इसकी PDF ई मोड में आप एक्सेस करने के लिए GLCIS ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे मैं इसको आपको बीच में भी ऐड करूँगा। वहाँ पे काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता। इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। इसके अलावा आपको लगता है एक दो एप्रिशिएट करने वाले और चीज़ें हैं तो लिख सकते हैं आप। कभी क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। इन्होंने 12 गलत लिख दिया है, 12.96 लगभग है। सीमा उत्तरी जो इसकी है मांडा जम्मू, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, जो मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे हैं। दैमाबाद पूर्वी आलमगीरपुर यूपी में आता है, ये हिंड नदी के किनारे। और पश्चिमी सुतकोगेंडोर बलूचिस्तान। प्राक हड़प्पा सभ्यता, यह सभ्यता जो हड़प्पा से कुछ थोड़ा सा पहले डेवलप हुई थी, 3300 से 2500 ईसा पूर्व के बीच का काल। इस समय तांबे व हल का प्रयोग किया जाता था, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इसे कुली संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है, कुली संस्कृति सभ्यता का उदाहरण भी कहा जाता है। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक भवन, धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग होता था। इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात 12:7:3। और ये विशाल स्नानागार जो है क्योंकि ऐसे स्विमिंग पूल्स जो है रोमन संस्कृति की विशेषता हुआ करते थे, तो मोहनजोदड़ो में मिलने से ये बात प्रकट होती है कि हड़प्पा सभ्यता रोमन सभ्यता से कई गुना आगे थी और उससे भी काफ़ी सालों पहले। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थान जो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। खोज इसकी 1921 दयाराम साहनी के द्वारा की गई। पिगट महोदय द्वारा इसे अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई। ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसा अगर आप कोटेशन डालते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है। मोहनजोदड़ो, इसी कंटेंट को आप 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में सब जगह यूज कर सकते हैं, प्रीक इफेक्ट्स के रूप में भी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मोहनजोदड़ो, स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान लड़काना। खोज राखलदास जी बनर्जी द्वारा 1929 में। प्राप्ति में यह स्नानागार, पुरोहित की मूर्ति, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। चहुंदड़ो, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल, स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान। खोज गोपाल जी मजुमदार के द्वारा। यहाँ से मन के बनाने का कारखाना मिला है, उच्च कोटि की मोहरें मिली है। साथ ही एकमात्र स्थल जहाँ से जो आपका चहुंदड़ो से चांद, और चांद का आकार कैसा रहता है वैसे ही आकार की ईंटें प्राप्त हुई है। तो कभी आ जाए वक्राकार ईंटें कहाँ से मिला है, तो चहुंदड़ो। लोथल, हड़प्पा कालीन स्थल जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थिति गुजरात अहमदाबाद। इसकी खोज रंगनाथ राव। स्थल रंग से भरे हैं, मतलब इसका याद करने का ट्रिक है। प्राप्ति, यहाँ से डोक यार्ड या गोदीबाड़ा मिला है। धान की भूसी, फारस की मुर्दा, हाथी दांत का पैमाना, बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्धि, ये चीज़ें मिली है। साइड में जो छोटे छोटे मैप बने हैं ये 3 मार्क में आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये काफ़ी लाभप्रद रहता है। कालीबंगा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल, घग्गर नदी, स्थिति हनुमानगढ़ राजस्थान। खोज बीबी लाल व थापर के द्वारा। प्राप्ति, यहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो एक अपने आप में विशेष चीज़ है। अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं। बनावली, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो हिसार हरियाणा में आता है। खोज इसकी रविंद्रनाथ मिश्र ने की थी। यहाँ से हल्की आकृति का जो प्राप्त हुआ है वह बनावली से विशेष है। सुतकोगेंडो, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, स्थिति पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। यहाँ से किले के साक्ष्य मिले हैं। सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर माना जाता है ये। और इसमें जैसे लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य ये है कि ये ट्रिक लिखी हुई है कोष्टक में, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं ले में। राखी गढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, स्थिति हिसार हरियाणा। यहाँ से दुर्ग प्राचीर मिली है। उसके साथ ही हाल ही की खोजों में ये साबित हुआ है कि राखी गढ़ी भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल, इसकी स्थिति कच्छ गुजरात। जल की अद्भुत व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, मतलब जल निकासी प्रणाली के लिए, ये जल व्यवस्था नहीं है, जल निकासी प्रणाली के लिए धोलावीरा बहुत प्रसिद्ध है। और धोलावीरा से एक विशाल प्राचीन स्टेडियम भी मिला है। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक वर्ग, ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था तथा 4 वर्ग जो है यहाँ के भौतिक साक्ष्य से प्रकट होते हैं। शासक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। हालांकि इनके लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं। जो सीडल शब्द है वो कपास के लिए प्रयुक्त होता था।
यूनान द्वारा प्रचलित किया गया ये शब्द। दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता 1921 में। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता 1922। मार्टिमर व्हीलर एक इतिहासकार व पुरातत्ववेदा हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए विदेशी आक्रमण को जिम्मेदार बताया। फेयर सर्विस महोदय, फेयर सर्विस ये भी एक इतिहासकार पुरातत्ववेदा थे। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की पतन के लिए पारिस्थितिकी व असंतुलन को जिम्मेदार बताया। हरिप्रिया ऋग्वेद ग्रंथ में वर्णित एक शब्द है। मार्टिन व्हीलर ने हरिप्रिया की पहचान हड़प्पा से की है, तो ऐसा लगता है कि शायद ऋग्वेद में भी इसके बारे में कुछ उल्लेख हो, लेकिन इससे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। वैदिक काल वह काल जिसमें वेदों की रचना हुई। समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा। दो भागों में विभाजित, ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल। आर्य शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ कुलीन, वैदिक संस्कृति के प्रवर्तक माने जाते हैं आर्य। अवेस्ता आधार ग्रंथ, ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ जो पारसी धारा से धर्म से संबंधित है, और पारसी ग्रंथ जो है उनमें इसकी जो सम्मान है वो ऋग्वेद के समान है। बोगज कोई अभिलेख, ईरान से मिला एक अभिलेख। वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्रनाथ से इसका उल्लेख प्राप्त होता है। समय स्थिति लगभग 1400 ईसा पूर्व। उपनाम मित्तलनी अभिलेख भी इसको कहा जाता है। कस्य अभिलेख वैदिक कालीन अभिलेख है, 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है ये। ईरानियों की आर्यों की एक शाखा के भारत आगमन का उल्लेख इसमें मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेश ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल माना गया है। ये आधुनिक पंजाब का विस्तृत भूखंड है ये। अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का निवास सप्त सिंधु को बताया था। मुजवंत हिमालय की चोटी, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। आर्य यहाँ से सोमरस बनाने के लिए कच्ची सामग्री प्राप्त किया करते थे। कुल्पा ऋग्वेदिक कालीन शब्दावली। कुल्पा का अर्थ घर के परिवार के मुखिया का जो है उसे कुल्पा पद कहा जाता था। ग्रामणी वैदिक काल में राजनीतिक संरचना के लिए प्रयुक्त शब्द, ग्राम मुखिया के लिए। जल जन ऋग्वेद काल में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जन होती थी, जिसका प्रमुख राजन होता था। बलि वैदिक काल में प्रयुक्त कर, यह कर प्रजा द्वारा स्वयं राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। जैसे राजा के लिए जो गिफ्ट उपहार ले जाते थे, फल सब्जी दूध इत्यादि, तो वो बलि के रूप में माने जाते थे। सभा वैदिक काल में संचालित एक संस्था, श्रेष्ठ जनों इसमें भाग लेते थे। न्यायिक अधिकारों का हल होता था। इसके सदस्य सुजान कहलाते थे। समिति यह भी वैदिक कालीन एक संस्था थी जिसमें साधारण भो लोग भाग लेते थे। इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था। विदत ऋग्वैदिक काल में संचालित एक संस्था, सैनिक कार्यों से संबंधित, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है ये। उनके पॉलिटी सिस्टम राज्य व्यवस्था को संभालने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस थे। संस्कार शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण, शरीर मत और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किया गया धार्मिक कृत्य या संस्कार। संस्कारों की संख्या 16 है, जैसे उदाहरण में उपनयन, अंत्येष्टि, गर्भदान इत्यादि। लांगल वैदिक काल में कृषि में प्रयुक्त शब्दावली हल के लिए की जाती थी। स्वात घाटी क्षेत्र ऋग्वेद काल में प्रसिद्ध ये भाग, वर्तमान में भी फेमस है। खैर तो द्वितीय क्षेत्र के साक्षी यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। पुरंदर ऋग्वेद में इंद्र के लिए प्रयुक्त शब्द, वर्षा का देवता व युद्ध के देवता के रूप में ये ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रधान देवता था और प्रधान देवता थे। ऋग्वेद में 250 सूक्त समर्पित है, मतलब इंद्र को लगभग 250 सूक्त समर्पित है। वरुण ये भी वैदिक कालीन देवता, ठीक है। ऋतस्य प्राकृतिक नियमों के रक्षक देवता के रूप में वरुण की ख्याति थी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद या विश्व का सबसे ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ भी है। संस्कृत या प्राकृत संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ। देवता की स्तुतियाँ व प्रार्थनाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। इसके पाठकर्ता को होर्त कहा जाता है। ऋग्वेद में इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है और 1028 सूक्त का कुल प्रयोग किया गया है। सामवेद वैदिक काल में रचित एक वेद, इसे भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। यजुर्वेद वैदिक काल में रचित एक वेद, यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों का वर्णन, पद्य एवं गद्य दोनों में रचित है यजुर्वेद। पाठकर्ता अर्धव्यू और इसका उपवेद है धनुर्वेद। अर्थववेद वैदिक काल का एक वेद, जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख। इसके जो पावकर्ता है वो ब्रह्मा और उपवेद जो है शिल्पवेद। वेद त्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें अर्थवेद शामिल नहीं है। संहिता चारों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अर्थवेद को संहिता कहा गया है। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदों के अंग के रूप में रचित वेदांग कुल संख्या 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कृष्ण यश उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को कृष्ण यश कहा गया है। भागदूत उत्तर वैदिक काल में राजकीय हिस्सों को एकत्र करने वाला अधिकारी भागदूत कहलाता था, एक ऑफिसर है ये। रत्निन उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों का एक समूह, संख्या इनकी 12 है। प्रमुख रत्निन सेनानी, सूत, ग्रामणी इत्यादि।
आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था को बताया गया, जिसमें व्यक्ति के जीवन काल को 100 वर्ष का मानकर 4 भागों में विभाजित किया गया है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इस तरह से, और 75 से लास्ट 100। इसमें पहला ब्रह्मचर्य, जिसमें शिक्षा ग्रहण का अधिकार, गृहस्थ अपने देव मूल्य पितृमूल्यों के ऋण मुक्ति के लिए, फिर वानप्रस्थ गांव या गांव के आसपास के क्षेत्र में निवास करके हरि भजन करते हुए, और संन्यास पूर्ण जंगलों में उत्थान की ओर, चिंतन की ओर चले जाना। वैदिक कालीन ऋण कुल संख्या 3, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण एवं निजी उद्यम के मध्य संतुलन बनाने के लिए। ऐत्रेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है। बहुत गलत बात लिखी इन्होंने। निषाद जाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, इसका भी उल्लेख मिला है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है ये। कृषि संबंधी क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। दशराज्य युग वैदिक काल में वर्णित युद्ध मध्यस्थता राजा सुदास बनाम 10 राजाओं के मध्य हुआ था। ये मध्यस्थता गलत शब्द है, किसके मध्य हुआ था? तो राजा सुदास व बनाम 10 राजाओं के मध्य। उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, परुष्णी रावी नदी के तट पर। इसमें विजय सुदास रहे थे। पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुख व आध्यात्मिक सुखों से संबंधित नियम, कुल संख्या 4। अर्थ काम धर्म मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष है। पहले अर्थ, फिर धर्म, फिर काम व मोक्ष, सिक्वेंस इसमें ऊपर नीचे कर दी गई है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आता है। आपका प्रतीक चिन्ह सांड था। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, प्रतीक चिन्ह सांप सर्प। समेध शिक्षा पर ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। निग्रंथ कहलाए। जन्म 546 ईसा पूर्व, कुंडल ग्राम वैशाली में। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। इन्हें उपाधियाँ केवलिन, जिन, अहर, निग्रंथ। जैन धर्म के पंचमाव्रत या अणुव्रत लिखिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। अस्तेय मतलब ये जो है पार्श्वनाथ जी ने चारों जोड़े, और ब्रह्मचार्य जो है महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व में। जैन धर्म श्वेतांबर, स्थान पाटलिपुत्र में, दिगंबर में। अध्यक्ष स्थूलभद्र। अच्छा, ये पीछे जो अलग चीज़ें लिख रखी इन्होंने अपने समझने के लिए। 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र जी की अध्यक्षता में हुआ, और इसका परिणाम रहा जैन धर्म जो है श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजित हुआ। द्वितीय जैन संगति समय 513 ईस्वी, स्थान वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष क्षमाश्रमण। इसमें आगमों की संख्या निश्चित की गई जो 12 हैं। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति समय 483 ईसा पूर्व, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और इसे आयोजित करने वाले हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु कुणिक थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में सर्वकामनी की अध्यक्षता में शिशु नागवंशीय शासक कालाशोक के द्वारा की गई। तृतीय संगति समय 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की, और तात्कालिक शासक अशोक मौर्य के काल में ये आयोजित हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति समय प्रथम शताब्दी ईस्वी, स्थान कुंडल वन कश्मीर। इसके अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष, और कनिष्क कुषाण वंशी शासक के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। और इसी में जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हुआ, हीनयान व महायान। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, आपका जन्म लुम्बिनी नेपाल में। इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। शैव धर्म एक धार्मिक संप्रदाय, शिव को मान्यता देता है। प्रारंभ शुंग व सातवाहन काल में इनको फॉलो करने वाले जो संत जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया वो नयनवार कहलाए। आजीवक संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय, इसके संस्थापक मखली पुत्र घोषाल माने जाते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पाशुपति संप्रदाय शिवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुलिश आचार्य लकुलिश माने जाते हैं। इसके अनुयायी पंचातीर्थ कहलाते हैं। कापालिक संप्रदाय ये भी एक शिव संप्रदाय है, इसके संस्थापक इष्टदेव भैरव हैं। मांस मंदिरा तंत्र मंत्र से संबंधित, इसका प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल नगर कर्नाटक। नाथ संप्रदाय इसके संस्थापक मत्स्यनांद्र जी, प्रमुख केंद्र इसका गोरखपुर यूपी। शाक्त धर्म में माता दुर्गा और काली की उपासना करने वाला प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख केंद्र 64 योगिनी मंदिर जबलपुर। वैष्णव विष्णु की पूजा करने वाला प्रमुख संप्रदाय, प्रवर्तक इसके कृष्ण माने जाते हैं। प्रमुख केंद्र मथुरा यूपी, प्रमुख ग्रंथ गीता। और इस धर्म को आंदोलन के रूप में जो है अलवार संत लेकर आए थे। अंगुत्तर निकाय ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। साथ ही महात्मा बुद्ध के उपदेशों का भी संग्रह इसमें है। काशी 16 महाजन पदों में से एक, राजधानी वाराणसी, वर्तमान यूपी में। शक्तिशाली शासक यहाँ के ब्रह्मदत्त थे। मत्स्य महाजन पद
ये राजस्थान का जो अलवर, भरतपुर और धौलपुर और मथुरा वाला क्षेत्र आता है वो आता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अशमक 16 महाजनपदों में से एक, जिसकी राजधानी पोतनपोटिल। वर्तमान में ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का मध्य भाग जो है, गोदावरी नदी के किनारे। बिंबिसार इसका उपनाम श्रेणिक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या हरेक राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब मगध डायनेस्टी पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वास्तविक फाउंडर जो माने जाते हैं बिंबिसार, ये हरेक वंशी शासक थे। इन्होंने कौशल, वज्जी संघ, मद्र संघ से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया। ये बुद्ध के समकालीन भी थे। अंग प्रदेश का विलय इन्होंने मगध में किया। इनका जो राजवेद था उसका नाम जीवक था। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक, वज्जी संघ का मगध में विलय किया। रथ मूसलक और माँ शिला कंटक हथियारों का प्रयोग करके इसने अपने पिता की हत्या करी। इसका उपनाम कुणिक था। इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अपनी राजधानी राजगृह में कराया। उज्जैन, इन्होंने अपनी राजधानी को बदलकर एक नया नगर बसाया, पाटलिपुत्र नगर। हरिवंश का प्रतापी शासक ये भी। पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया। नागदशक ये हर्यक वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, जिसकी हत्या उनके सेनापति शिशुनाग द्वारा की गई। उपनाम दर्शक पुराणों में आया है इनका। शिशुनाग वंश के संस्थापक। अवंती को मगध में मिलाया, ये इंपॉर्टेंट है। वैशाली को मगध की साम्राज्य की राजधानी, द्वितीय राजधानी घोषित किया इन्होंने। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक, उपनाम काकवर्ण, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक। माँ पद्म नंद जो इनके सेनापति थे, उन्होंने इसकी हत्या करी। इतिहास अपने आप को रिवाइंड करता है, बार बार रिवाइज करता है। महापद्म नंदा नंद वंश के फाउंडर। कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया, उपाधि एक राट की। पुराणों में इनका बहुत ज़्यादा महिमा मंडन किया गया है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक और सबसे प्रतापी शासक तात्कालिक सत्ताओं में। यूनानी शासक का सिकंदर भारत आक्रमण जो हुआ था उस समय यही मगध के राजा थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। दारेवयु ईरान के हकमनी वंश का शासक। इसने प्राचीन भारत में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध को ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। आम्भी राजवंश, ये तक्षशिला, आम्भी जो थे वो तक्षशिला के राजकुमार थे, बाद में राजा भी बने। और सिकंदर ने इन्हें पराजित करके इनके साथ संधि कर ली थी। और आम्भी जो है उन्हीं के सहयोग के कारण वो पोरस को हरा पाने में सक्षम हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनको आगे का मार्ग प्रशस्त किया था। सिकंदर यूनान के एक शासक जिनका भारत पर आक्रमण हुआ। राजा पोरस को वितिस्ता के युद्ध में हराया। इसके प्रमुख सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे, विश्व विजेता के रूप में पहचान। झेलम का युद्ध समय 326 ईसा पूर्व सिकंदर व पोरू साम्राज्य के शासक पोरस के बीच में। इसे वितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने अपना राज्य जो है, पोरस को अपना राज्य पुनः लौटा दिया। GLC एक बेहतरीन संस्थान जहां आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर GLC IAS है आपने अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो निश्चित रूप से आप डाउनलोड करें। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ। मौर्यकालीन राजनीति की जानकारी 15 अधिकरणों में विभक्त है। तुलना मैकियावली के प्रिंस नामक रचना से की जाती है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित एक नाटक मौर्य काल में। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत भी है ये भी। इंडिका ये पहला ऐसा विदेशी ग्रंथ है जिसमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीस द्वारा जो एक एम्बेसडर के रूप में इंडिया आया था, मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था की जानकारी दी। इन्होंने बताया कि तत्कालिक भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था। एक गलत तथ्य था, लेकिन ठीक है जैसा इनका नॉलेज रहा। इसमें वर्णित है कि प्राचीन भारत दास था, मुक्त था। मतलब उस समय भारत में कोई भी किसी की उन्हें ऑक्यूपाइड नहीं कर रखा था, सब लोग अपने स्वतंत्र शासन को करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक मेगस्थनीज इन्हीं के काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म का अनुयायी बन गए और शरण बेलगोला में जाके उन्होंने प्राण त्यागे। इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और एक राजनीतिक एकीकृत भारत संघ की इकाई जो है, स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मानी जाती है। बिंदुसार मौर्य शासक, उपाधि अमित्रघात, ये आजीविक मत का अनुयायी। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। मेगस्थनस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसकी प्रसिद्ध रचना इंडिका। सेल्यूकस निकेटर यूनान का एक शासक और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराया गया। पहले ये सिकंदर का सेनापति था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ा। इसने काबुल, कंधार, हेरात इत्यादि संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए और अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और साथ ही मेगस्थनीज को एक राजदूत के रूप में यहाँ भेजा। डायमेकस यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत बिंदुसार के समय भारत आया। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता डायमेकस को। अशोक मौर्य वंश के महान शासकों में से एक, पहला भारतीय राजा जिसने अभिलेख के माध्यम से प्रजा को संदेश दिया। अभिलेख चलाने की परंपरा, राइटिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोक ने इंस्टीट्यूट किए और बौद्ध धर्म का इसने उत्थान करने का, पुनरुत्थान करने का कार्य किया।
तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित कराई। इसके प्रयाग स्तंभलेख, अशोका स्तंभलेख ये कौशाम्बी में स्थित है। इस कारण अकबर कौशाम्बी में था, जिसे अकबर बाद में इलाहाबाद लेके आया। इसे उपनाम रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि जो नूरजहाँ है उसने भी इसके नीचे अपना जो लेख है वो लिखा था, इस कारण से रानी का अभिलेख कहा जाता है। शाहबाज गढ़ी व मालेसेरा का स्तंभलेख मौर्य शासक अशोक से संबंधित, वर्तमान में पाकिस्तान में है। खरोष्ठी लिपि, चूँकि जैसे अफगानिस्तान वगैरह और पाकिस्तान वाले भाग में आप जाएंगे तो खरोष्ठी लिपि मिलेंगे। उत्तर भारत मगध के आसपास वाले भागों में आपको ब्रह्मी लिपि मिलेगी, और अफगानिस्तान से और आगे गांधार से आगे पहुंच जाएंगे आप यूनान वाले भाग से और उससे संक्रमित क्षेत्र में, तो आरामाई का लिपि मिलेगी आपको। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन इसी में मिलता है, साथ ही आठविक जातियों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित अशोक के 3 शिलालेख गुजरा दतिया, रूपनाथ जबलपुर और सारामारो अभिलेख सीहोर, जो अशोक से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अशोककालीन प्रांत जो उस समय जो मौर्य सत्ता है वो 5 राज्यों में विभक्त थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती राज्य की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। ये मध्य प्रदेश नहीं है, मगध देश है, प्राची या मगध देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। धम्म अशोक द्वारा संचालित भौतिक और सामाजिक आचरण नियमों को धम्म कहा गया, जिसमें प्रमुख प्रावधान थे माता पिता बड़ों का आदर करना, सहिष्णुता, करुणा का भाव। अशोक के 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या दी गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक द्वारा कलिंग राज्य के विरुद्ध वर्तमान उड़ीसा अशोक इसमें विजय हुआ। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। इसी से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना के अपने को ग्लानि मुक्त करने का प्रयास किया। धौली अभिलेख अशोक से संबंधित, जिसमें उन्होंने कहा है सारी प्रजा मेरी संतान है और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वर्तमान के हिसाब से देखें तो जो धौली अभिलेख है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सारनाथ मौर्य शासक अशोक का लघु स्तंभलेख अवस्थित सारनाथ, खोज ओटेल के द्वारा। मास्की अशोक का लघु शिलालेख स्थिति कर्नाटका, खोज विडल के द्वारा। वर्णन मौर्य साम्राज्य के सीमा निर्धारक। ब्रह्मगिरी मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है, स्थिति कर्नाटक में। इसमें मौर्य साम्राज्य के दक्षिण में विस्तारित होने की जानकारी मिलती है। कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, उपनाम विष्णुगुप्त। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी, जिसमें राज्य व्यवस्था के सिद्धांत का उल्लेख किया, जैसे मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत। भाबरू अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित, राजस्थान में भाबरू बेराट के आसपास से मिला अभिलेख। इसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। इसमें अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। रोमनदेही अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख, स्थिति नेपाल की तराई, खोज फ्यूहरर द्वारा। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख है। भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा का उल्लेख इसी से प्राप्त होता है। मोहगोरा मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख, जो यूपी गोरखपुर से मिला है। एकमात्र अभिलेख जो ताम्रपत्र पर लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया इसमें। मास्तान अभिलेख अशोक द्वारा, बंगाल के वोहरा जिले में। इसमें राजकीय अन्नागार की जानकारी मिलती है। पाटेटरी पैथेलन या टिफलेंतर भी बोलते हैं अपन इसको, ये टी अलग है लेकिन टी लेफ्टर। अशोक के शिलालेखों की खोज की 1750 ईस्वी में इन्होंने। जेम्स प्रिंसेप ये पहले पुरातत्वविद व इतिहासकार थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता अर्जित की 1837 में। उपदा परीक्षण मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक शब्दावली, मंत्रिपरिषद का चयन करने के लिए किया गया जाने वाला परीक्षण। तीर्थ महापात्र या अमात्य मौर्य शासन में सबसे उच्च स्तर का पदाधिकारी। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ या मंत्रियों का उल्लेख है, जैसे प्रमुख मंत्री, पुरोहित, समाहर्ता इत्यादि।